हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने एक बड़ा क्रैश देखा। एक तो रीजन निकल के आ रहा है, सबको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 2026 में ऐसा लगता है कसम खा के बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी कोने में भी शांति से लोगों को बैठने नहीं देंगे। पहले शुरुआत की उन्होंने साउथ अमेरिका से, अब यूरोप के साथ भिड़ रहे हैं और 2025 में आपको पता है रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, टैरिफ के लगा के उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन यहां पर जो यूरोप के साथ इस टाइम पे हो रहा है उससे पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है और यहां पर एशियन मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल जो है यूरोपियन मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट कल बंद थी क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग डे वो सेलिब्रेट करते हैं, तो एक गेजेटेड हॉलीडे वहाँ पे माना जाता है, पब्लिक हॉलीडे माना जाता है। लेकिन आज जो अमेरिकन मार्केट खुलेंगी और वहाँ पर जो फ्यूचर का डाटा निकल के आ रहा है वो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन के लिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि फ्यूचर्स की बात करते हैं, S&P 500 की बात करते हैं, डाउ जोन्स की बात करते हैं, तो लगभग 1% यहाँ टूटे हुए हैं। तो जब शाम को मार्केट खुलेगी तो क्या हो सकता है, और उसकी वजह से आपको पता है ग्लोबल अगर स्टॉक मार्केट पे देखते हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे देखते हैं, एक इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कहानी क्या चल रही है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर इसको छोड़ दें तो मैनिपुलेटर्स और एक्सचेंजेस यहां पर हमारे लिए कम खतरनाक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हो नए हफ्ते की शुरुआत में ही वेल्स हो, इनसाइडर्स हो या बड़े बड़े एक्सचेंजेस 30 से 35 हजार बिटकॉइन उन्होंने एकदम से डंप किए। अब ये जो एक वीक लगी है ना, जो हमने देखा था कि 95 से सीधा $92,000 आ गया था, तो उनके पीछे एक्सचेंजेस का भी रोल है। थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन को कहां टेक्निकली सपोर्ट मिल रही है, अगर इसको लूज करता है तो कहां तक आ सकता है और यहां पर कहां बाउंस कर सकता है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ में कुछ कॉइन्स भी कवर करेंगे, खासकर जो बड़े कॉइन्स हैं इथेरियम और सोलाना को लेके, या और कई कॉइन्स हम शेयर करने की कोशिश करेंगे भैया उनका क्या लगता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, लेकिन जो 2026 में शुरुआत में ही, जनवरी में ही जो झटके लग रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के 3 साल हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा और 2026 में ही क्या क्या देखने को मिलेगा, मुझे सोच के ही पता नहीं एक घबराहट सी होने लगी है कि यार स्टॉक मार्केट वाले तो हम रो ही, जो आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाले तो रो ही रहे थे। अब स्टॉक मार्केट जो ऑल टाइम हाई लग रहा था कि बना रही थी यूएसए की, ऐसा लगता है आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। और जो टैरिफ करते हैं ना, ये जो स्टडी सामने निकल के आई है, आप शॉक रह जाओगे कि भैया दुनिया पे उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। असली में जो भर रहे हैं पैसे, वो जो भर रहे हैं वो एक्चुअल में अमेरिकन ही भर रहे हैं। तो वो जर्मन की जो स्टडी निकल के आई है उसको भी मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करूंगा, ताकि आप थोड़ा समझ पाएं कि अल्टीमेटली नुकसान घूम फिर के ट्रम्प भाई साहब का ही होने वाला है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने समझाने को। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपका साथ हमारे लिए अगर बना रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दुख भी गुजर जाएगा, नहीं तो भैया परेशान तो हम सब बैठे ही हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये इमीडिएटली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आप देखो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे डायरेक्ट इंपैक्ट एक्चुअल में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने का एक रीजन है। वो तो फ्राइडे को ईटीएफ वालों ने सेलिंग करी थी, 4000 के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिला था। पूरे हफ्ते उन्होंने बाइंग करी, ब्लैक रॉक ने फिर भी यहां पे वीकेंड फ्राइडे को भी बाइंग करता देखने को मिला। लेकिन जो अभी डाटा निकल के आ रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा शॉक कर रहा है। और यहां पर आपको समझना चाहिए कि भैया एक्सचेंजेस, वेल्स और ये मैनिपुलेटर्स
हमारे सगे नहीं है। ये क्या है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ये भैया पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। और वो कैसे पता चलता है? जो डेटा निकल के आया, कल उन्होंने बैंड बजाई और अभी भी इनकी सेलिंग रुक नहीं रही है। अगर मैं आपको डेटा दिखाता हूं तो कल जो है लगभग 30 से 35 हजार बिटकॉइन इन इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, एक्सचेंजेस ने बेचे, या आप कह लीजिए इनसाइडर वॉलेट ने जो बेचा था ना, जो इमीडिएटली हमने क्रैश देखा था, लगभग 22 से 23 हजार बिटकॉइन बेचे थे। कॉइन बेस की बात करते हैं तो 2400 से ज्यादा बिटकॉइन, बाईबिट की बात करते हैं तो 3300 से ज्यादा बिटकॉइन, बाइनेंस की बात करते हैं 2300 बिटकॉइन, और विंटरम्यूट जो कि मार्केट मेकर है उसकी बात करते हैं तो 4000 से ज्यादा बिटकॉइन उन्होंने एक झटके में बेच दिए। भैया ऐसा क्या हो गया था, सुबह शाम में बेच लेते, सारे एक्सचेंजेस पे झड़ी लग गई जैसे ही एशियन मार्केट खुली। अब ये कैसे हो सकता है? तो आप समझ लीजिए सब मिलके गेम बजाते हैं, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ा कि जो भैया यहां पर $1 बिलियन वर्थ के जो लिक्विडेट हुए हैं माल लोगों का, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसलिए कहता हूं भैया फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करा करो। स्पॉट में हो तो देर सवेर में रिकवरी हो जाएगी, फ्यूचर ट्रेडिंग वालों की यहां सुनवाई नहीं होती है, और वो चीज आप समझने को तैयार हो तो तब ना। अब इसके अलावा आज भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा है, और लगभग अगर जॉब कैलकुलेशन निकल के आ रही है पिछले 2 दिनों की, बाइनेंस ने 4500 से ज्यादा बिटकॉइन, कॉइन बेस ने 2600 बिटकॉइन, बायबिट ऑलमोस्ट 7000 बिटकॉइन, वेल्स ने 12000 बिटकॉइन, क्रैकर ने भी 5000 बिटकॉइन। यानी कि यूएसए से ज्यादा, या यूएसए के एक्सचेंजेस से ज्यादा, ये जो ग्लोबली जो ऑपरेट करते हैं ना एक्सचेंजेस, क्या है, बाइनेंस की बात करता हूं, बायबिट की बात करता हूं, भैया इनमें डंप ज्यादा देखा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है खेल। बिटकॉइन को तो एक्चुअल में जब ग्लोबल ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहां पर इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए था, जो यूजुअली हमें जिस चीज के लिए बना था, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? सिल्वर की बात करता हूं, $94, 3 लाख रुपए किलो पहुंच चुका है पहली बार हिस्ट्री के अंदर। ऑनलाइन तो 3.5 लाख, 3,25,000 भी दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो रेट है वो अब 3 लाख रुपए किलो हो गया है। और यहां पर आज की बात करता हूं तो गोल्ड भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर है, पहली बार $4700 पर ऑन्स को इसने हिट किया है। अब आप मुझे बताइए, सेफ हेवन एसेट की तरफ जा रहे हैं ना, और जिस हिसाब से ये ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो भैया इनको आभास हो जाता है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं कि भैया दुनिया के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अब जो है बड़े इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और यहाँ पर आम आदमी भी एक सेफ हेवन एसेट ढूंढ रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन पे क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यार कंट्रोल हो चुका है ये। ज़्यादातर यूएसए के लोग, बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल करते हैं, और कुछ जो ये एक्सचेंजेस और जो ये मैनिपुलेटर्स हैं वो हमारी गेम या बैंड बजा जाते हैं। तो आप कह लीजिए कि गोल्ड और को एक वैसे नज़रिए से देखा जाता है आज भी। और आप देखोगे जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, क्या है, दुनिया की किसी भी बड़ी बड़ी जो सेंट्रल बैंक हैं, जब से रशिया यूक्रेन हुआ है उसके बाद जैसे अनसर्टेनिटी हुई है, हर कोई यार गोल्ड ले रहा है। तो यहाँ पर सिल्वर को एक यूटिलिटी की तरह देखा जा रहा है और एक सेफ हेवन एसेट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ये कहानी हमारे साथ अभी बिटकॉइन के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो दबदबा है ना बिटकॉइन पे, वो ये आप कह लीजिए ईटीएफ की बात करते हैं, बड़े बड़े पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं, वो भैया यूएसए की है। अब यहाँ पर ये चीज़ का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ रहा है, और इसी वजह से जैसे गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, ये नहीं लगा पा रहा है। लेकिन ये मत भूलिएगा, जब बिटकॉइन मूड में आएगा तो हमने महीने भर में, 2 महीने में इसको नए ऑल टाइम हाई और एक अच्छी उछाल लगाते देखा है। बट वो टाइम कब आएगा वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हमें पर्सनली लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन, जो गोल्ड है और सिल्वर है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब इसके अलावा क्या कहानी चल रही है, ये तो मैंने बताया कि भैया जो हमारे घर के लोग ही हैं, एक्सचेंजेस, मैनिपुलेटर्स, क्रिप्टो वाले ही हैं, वही लुटिया डुबाने पे लगे हुए हैं। लेकिन जो बची कसी कसर है, पता नहीं स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, क्या इसको बोलते हैं क्या करूं यार, वो गाना याद आ रहा है मुझे, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं।
तो यही हो रहा है, क्रिप्टो यूज़र सबसे ज़्यादा ठगा हुआ, हर जगह से मार खाया हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन बहुत हावी हो चुकी है। और जब से यूएस से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो क्रिप्टो करेंसी का भी भंटाधार यहाँ पे होता हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो यूएसए की बात करता हूँ तो अभी मामला चल क्या रहा है, अगर आप देखते हो यूएसए ने जो कहानी कर रखी है ना, मेरे को टेंशन अभी ये हो रही है कि यहाँ पर आज शाम को यूएसए की मार्केट खुलेंगी और फ्यूचर्स देखते हो तो ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा टूटे हुए हैं। S&P 500, डाउ जोन्स की बात करते हैं, नैस्डैक की बात करते हैं। यानी कि शाम को क्रिप्टो करेंसी पे भी पूरे चांसेस हैं एक झटका लगता देखने को मिले या ETF वाले डंप करते देखने को मिले ये चीज़ के लिए। लेकिन ये सारी कहानी हो क्यों रही है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो है हमारा एक ही अनमोल रतन कह लीजिए कई लोग, या आप कह लीजिए कि हम तो भैया डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब बोलते हैं। उन्होंने जो कांड कर रखे हैं ना, या जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो भाई साहब मैं बस आप समझ सकते हो कि बोल नहीं सकते कुछ बातें, लेकिन आप समझ लीजिए उन्होंने क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। पहले जनवरी की शुरुआत में साउथ अमेरिका के अंदर आप वेनेजुला ऑयल कैप्चर कर लिया। अब ये भी हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक मूव हो कि भैया हमें कहीं ना कहीं ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यूरोप की तरफ या एशिया की तरफ ना जाना पड़े। और यहाँ पर उनका जो अगला टारगेट था वो था भैया ग्रीनलैंड लेंगे और उसके लिए यूरोप से भिड़ना पड़ेगा। तो ऑयल की टेंशन नहीं है, पावर सप्लाई की टेंशन नहीं है, अब यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेके भिड़ गए हैं और यहाँ पर यूरोप के ऊपर 10% टैरिफ फरवरी से लगाने की जो है बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी वजह से यूरोप की मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिला और उसी का इम्पैक्ट यूएसए की मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और बीच में जो घुन है, घुन जो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन, वो हम पिस रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले पिस रहे हैं। अब यहाँ पर जो आगे की कहानी है वो थोड़ी और सीरियस है। अगर यूरोप इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है यूएसए के, तो यहाँ पे उनके पास एक ट्रेड बजूका है, ये मैं नहीं, ये टेक्निकल टर्म दी गई है, ट्रेड बजूका। अब उनके पास में एक एंटी कोरेशन इंस्ट्रूमेंट है जो 2023 में इन्होंने पास किया था। अब इससे क्या है, कोई भी थर्ड कंट्री यूरोप के बाहर की अगर यहाँ पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी यूरोप को, तो ये उनके साथ में बिजनेस के रिलेशनशिप सारी की सारी कंट्री एक साथ बंद करते देखने को मिल सकती हैं। तो इसकी वजह से जो टेक कंपनीज हैं, बैंक्स हैं यूएसए के, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। तो यानी कि डर दोनों तरफ है। और यहाँ पर जो जर्मनी की एक इंस्टीट्यूशन की जो रिपोर्ट निकल के आई है, ये जो ट्रम्प भाई साहब टैरिफ खेल रहे हैं ना, ये भैया नुकसान अल्टीमेटली अमेरिकन यूजर को ही हो रहा है, अमेरिका को ही हो रहा है। और अब जो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वो क्या कंफर्म करती है कि भाई साहब जो 96% है ना, जो टैरिफ का बर्डन है वो अमेरिकन यूजर्स पे ही पड़ रहा है। यानी कि ट्रम्प भाई साहब जो टैरिफ लगा रहे हैं ना, वो उल्टा तीर उन्हीं को आके लग रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है भैया टैरिफ तो वो दे रही है, लेकिन उन्होंने प्राइस अल्टीमेटली बढ़ा दिए। यानी कि जो इंपैक्ट है 4% ही जो है दूसरी कंट्री को पड़ रहा है, अल्टीमेटली 96% जो उस टैरिफ का भुगतान है वो यहां पर अमेरिकन यूजर ही कर रहा है। अब ये चीज के बाद में आप मुझे बताओ कि उड़ता हुआ तीर उल्टा ही आ रहा है ना, तो इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और यहां पर जो टैक्स बर्डन है वो कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसए के यूजर्स को भुगतना पड़ रहा है। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अल्टीमेटली समझ सकते हो इससे किसी का भला नहीं होना है। और हमने अक्सर देखा है जो भाई साहब आग लगाता है ज़्यादातर हाथ उसी के जलते हैं। तो थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ समझ जाएं कि अल्टीमेटली दुनिया के अंदर अगर पीस रहेगा तो उसका हर किसी को फ़ायदा होता है, पूरी दुनिया खुशहाल बनती है। यानी कि ये लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए और दुनिया जो सोचते हैं कि यार कि अल्टीमेटली मैं वर्ड्स में कैसे बयां करूं कि भाई साहब हम इंसान ही हैं, हमारी ही ये दुनिया है, एक दूसरे से भिड़ के कुछ नहीं होता है।
और यहाँ पर शांति से हर किसी को रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आम आदमी तक को उसका फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर यूरोप और यूएस से भिड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इंडिया की भी गिर रही है और यहाँ पर स्टॉक मार्केट के यूज़र को और एंड यूज़र को भी उसका कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ रहा है, सिर्फ एक इंसान की वजह से। बाकी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम तो भैया हमेशा चाहते हैं कि पूरी दुनिया खुशहाल बने। अगर आप भी चाहते हो तो लाइक के माध्यम से एक बार बताओ, मैसेज दो, ताकि हमें भी पता चले कि भाई साहब कितना आप सपोर्ट करते हो चीज़ों को और आप किस नज़रिए से देखते हो पूरी दुनिया को। बाकी यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो टेक्निकली अगर आप देखते हो तो फिलहाल 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो कि ऑलमोस्ट 92,500 या $92,000 पे मिल रही थी, अभी ये लूज करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 90,000 से लेके $88,000 फिलहाल एक सपोर्ट निकल के आती है। अगर उसको लूज करता है तो वो 83 से $85,000। अब रात को हो सकता है शाम को मार्केट जब खुले तो जब स्टॉक मार्केट गिरती देखने को मिलेगी तो बिटकॉइन पे भी एक इम्पैक्ट या ETF वाले एक सेलिंग यहाँ करते देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहो। इसीलिए थोड़ा सा अगर बिटकॉइन पे इम्पैक्ट आएगा तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट उस पर रिएक्शन देते देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो वही 96,000 फिलहाल एक रेजिस्टेंस है 100 डे मूविंग एवरेज का, जो पहले ऑलमोस्ट $98,000 था, और अगर उसके पार जाता है तो 1 लाख से 1,02,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। ये मत भूलिएगा, देर सवेर में बिटकॉइन सिल्वर और गोल्ड को फॉलो करता है। लॉन्ग टर्म में अच्छे लेवल पे मौका मिले तो जिस हिसाब से यूएसए के बैंक लगे हुए हैं, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, ये टेम्परेरी सेलिंग को अगर हट के देखोगे और यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, यानी कि आप 6 महीने, साल, 2 साल के लिए देखते हो, तो यहाँ पर बिटकॉइन भी जिस लेवल पे है या जो इथेरियम या बड़े कॉइन्स कोई माड़ा नहीं है। बाकी आपको डिसाइड करना है। अगर इथेरियम को लेके बात करता हूं, वही बिल्कुल बिटकॉइन जैसी चाल चल रहा है, 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को लूज कर रहा है। अभी इमीडिएट सपोर्ट $3,000 है, अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो ऑलमोस्ट $2,800 से $2,900 इसके लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। यहां से बाउंस बैक करता है तो लगभग $3,300 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल भी है और 100 डे मूविंग एवरेज की भी निकल के आ रही है। और यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो 0.618, इसको ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं है और हमने इसके बारे में आपको पहले भी कई बार वार्न किया और वहीं से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। अगर उसके पार जाता है तो ऑलमोस्ट $3,700 के आसपास अगला इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। तो ये सारी कहानी चल रही है। सोलाना को लेके 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो $125 के आसपास एक सपोर्ट है, एक एंट्री पॉइंट वहाँ बनता है। अगर आप देखते हो वही बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर फंसा हुआ है और $150 इसके लिए अभी एक टारगेट या आप कह लीजिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पे कार्डानो की बात करते हैं, $0.35 के आसपास मिले अपॉर्चुनिटी की तरह, इसको भी लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि आधे डॉलर और आने वाले टाइम के अंदर ये $1 से ऊपर जाने का पोटेंशियल लगता है। XRP $1.8 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है। $2 के नीचे अगर देख रहे हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इस पर फोकस किया जा सकता है। एक $2 के नीचे और एक $1.8 के आसपास आ जाए तो यहाँ फोकस किया जाना चाहिए। बाकी कई लोग मीम कॉइन बोलेंगे, कई लोग कोई कॉइन बोलेंगे। टॉप 50 कॉइन से इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि वही जो हम बोलते थे पहले मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, अब वो फिर से छिलके के लेवल पे आ चुके हैं और यहाँ पर जब वो भागेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो की रिकवरी में हेल्प करेंगे। बाकी वही है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। पोर्टफोलियो सही से मैनेज करना है और पोर्टफोलियो को मैनेज करने का एक ही तरीका है, रीस्ट्रक्चर करो। 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए और उसके अंदर भी आपका 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम और बाकी 25% में जो खेलना खेल लो। तो ऐसे आपको यहाँ तरीके से करना चाहिए। बाकी कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, बिना उनके पूछे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस हिसाब से हालात ख़राब हुए हैं तो भैया इस टाइम पे बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।